अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। विष्णुगुप्त, चाणक्य। अहम ब्रह्मास्मि। ये अमात्य राक्षस का बनाया हुआ अद्भुत नरक है विष्णुगुप्त। पैर रखोगे तो चल जाओगे, पैर हटाओगे तो गले की रस्सी खिंच जाएगी और तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। संतुलन खोगे तो चलते हुए कोयलों पर गिरोगे और भस्म हो जाओगे। और यदि सबसे बचने का प्रयास करोगे तो मेरे सैनिक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब तुम्हारे पास केवल एक ही मार्ग शेष है। शीघ्र बताओ कि सम्राट का धन तुमने कहां छिपा कर रखा है? कौन है वो जिसे तुम बचाना चाहते हो? भगत के विरुद्ध तुम कौन सा षड्यंत्र रच रहे हो? उत्तर दो। अहम ब्रह्मास्मि आत्मैव एवं सर्वम। इन शब्दों का अर्थ याद है कि नहीं अमात्य राक्षस, या फिर धनानंद जैसे कुबुद्धि और पापी राजा के सानिध्य ने तुम्हें तुम्हारे शास्त्रों का ज्ञान भी भुलवा दिया है। अर्थात मैं ही अस्तित्व रचता हूं। बूंद जैसा सूक्ष्म भी हूं तो सागर जैसा विशाल भी। यह सत्य है, एक एक बूंद एकत्रित होकर ही सागर का निर्माण होता है। परंतु यह भी सत्य है कि एक बूंद के सूखने से सागर के अस्तित्व को नहीं मिटाया जा सकता। इसी प्रकार तुम्हारे द्वारा दी गई ये सभी यातनाएं मेरे नश्वर शरीर को तो घायल कर सकती, परंतु मेरी आत्मा को छू भी नहीं सकती। तुम्हारे द्वारा दी गई सभी पीड़ाएं, सभी यातनाएं मेरी आत्मा को चोटिल नहीं कर सकती अमात्य राक्षस, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि। यही समस्या है तुम्हारी, यही। ब्रह्मा नहीं हो, ब्राह्मण हो, मनुष्य हो, और हर मनुष्य की एक सहन करने की सीमा होती है, और जब वो पार हो जाती है तो उसका शरीर, उसका विश्वास, उसकी चेतना, उसकी आस टूट जाती है। मैं तुम्हें तुम्हारे सहन करने की शक्ति की सीमा तक पहुंचा कर रहूंगा विष्णुगुप्त चाणक्य। और उस क्षण दूर नहीं जब तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा आत्मज्ञान मेरे पैरों में गिरा होगा, और तब मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारे ब्रह्मत्व के बारे में। इस विष्णुगुप्त को इतनी पीड़ा दो कि क्षण क्षण ये अपने मृत्यु के बारे में सोचे। पीड़ा दो इसे। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। महान मित्र सेल्यूकस ने यह भेजा है, वस्त्र और अनाज, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं। ये उपहार नहीं है, उपहास है मेरा, मेरे वर्चस्व का। वो मेरे प्रति सहानुभूति व्यक्त करना चाहता है क्योंकि मैंने अपना धन खो दिया। सम्राट, हमें सेल्यूकस के इस दुस्साहस का उत्तर देना ही होगा। ना ना, क्रोध तो दुर्बलों का आभूषण होता है भद्रसाल। इस समय हमें क्रोध के स्थान पर सेल्यूकस और सारे संसार को यह दिखाना होगा कि मैं अखंड हूं, अजय हूं, कि इतनी बड़ी हानि सहने के पश्चात भी मेरा वर्चस्व वैसे का वैसा ही है। एक सैन्य टुकड़ी एकत्रित करो भद्रसाल, मुझे एक विशेष घोषणा करनी है। चंद्र, मैंने कुछ सेवकों को सम्राट का रथ तैयार करते हुए देखा है, और उनके बाहर जाने की अन्य व्यवस्थाएं भी हो रही है। चंद्र, कदाचित सम्राट कुछ दिनों के लिए महल से बाहर जा रहे हैं। क्या केवल सम्राट ही मुझे आचार्य के कारागार में उनसे भेंट करने की अनुमति दे सकते हैं?
मुझे कुछ करना ही होगा। सम्राट धनानंद की, 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 सम्राट धनानंद अचानक सम्राट का महल से बाहर जाने का निर्णय लेना और अपनी सेना को यहाँ एकत्रित करना। सम्राट की मंशा क्या है? सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की। मगध के वीरों, महापूर्णिमा का पर्व शीघ्र आने वाला है और इसी शुभ दिन पर महान मगध भारत की सारी भूमि को अपना बनाने के लिए प्रस्थान करेगी। मगध अपने मित्र यवन सेल्यूकस के साथ मिलकर 15 जनपदों पर आक्रमण करेगी और उन्हें अपने अधिकार में ले लेगी। 15? आज से ठीक 1 माह पश्चात पूर्णिमा को धनानंद के विरुद्ध हमारी इस क्रांति के महायज्ञ का प्रथम समर शंख फूंका जाएगा। अर्थात जिस महापूर्णिमा की रात्रि आचार्य धनानंद के विरुद्ध क्रांति करने की योजना बना रहे हैं, उसी समय धनानंद भी सेल्यूकस के साथ मिलकर अपनी ये योजना आरंभ करेगा। मैं मगध सम्राट धनानंद स्वयं 2 दिन युद्ध शिविर का नेतृत्व और अवलोकन करूंगा, जहां हमारी सेना का प्रत्येक योद्धा अपनी युद्ध प्रतिभा की धार को बढ़ाएगा और आने वाले युद्ध के लिए स्वयं को सज्ज करेगा। जय सम्राट धनानंद की, 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 सम्राट धनानंद की। क्या पता चला उस चाणक्य से? कहां है मेरा धन महामात्य? इसके विषय में पता लगाने में हम असमर्थ रहे मामे। आपका जो मैंने अपमान किया उसका उत्तरदायी है वो, आपकी शिखा कटने का उत्तरदायी है वो। यदि किसी ने इस ओर देखा तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। पीड़ा होती है ना, अपमान का शूल चुभता है ना महामात्य? क्या लाभ जब आप उस चाणक्य का मुंह खोल ही नहीं सकते तो? मामहिम, उस चाणक्य के शरीर पर सहस्त्र नरकों की पीड़ाएं दी मैंने, जो आज तक कोई व्यक्ति सहन नहीं कर पाया। कदाचित ऐसा लगता है कि उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा। परंतु आप निश्चिंत रहिए, आज नहीं तो कल उस चाणक्य को मेरे समक्ष हार स्वीकार करनी होगी। मैं उसे तब तक पीड़ाएं देता रहूंगा मामहिम, जब तक वो ये नहीं बता देता कि उसने आपका चुराया हुआ धन वहां छिपा कर रखा है। आचार्य की इस पीड़ा का उत्तरदायी मैं हूं। मेरे कारण उन्हें ही कष्ट सहना पड़ रहा है, किंतु अब नहीं। क्षमा करें सम्राट, मुझे लगता है कि अमात्य का प्रयास प्रशंसा की योग्य है, किंतु प्रभावशाली नहीं है। बस! सम्राट, पहली बार मैंने चाणक्य का पता लगाने के लिए ब्राह्मण का वेश धरकर प्रयास किया। दूसरी बार मैंने उसे अपने छल से अपने जाल में बंदी बना लिया था। मेरे दोनों ही प्रयास सफल हुए, तो मुझे लगता है कि चाणक्य को सीधे प्रहार से नहीं बल्कि छल के वार से तोड़ना चाहिए। यदि अमात्य को कोई आपत्ति ना हो तो मैं उनकी सहायता करना चाहूंगा। परंतु कार्य अमात्य, अपने अहंकार के कारण आप उस चाणक्य से प्रतिशोध लेने का स्वर्ण अवसर
गवा चुके हैं, किंतु मैं अपना धन नहीं गवाऊंगा। भद्रसाल सम्राट, अगले 2 दिनों तक इस दास को उस चाणक्य के पास जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। अगले 2 दिनों तक मैं युद्ध अभ्यास शिविर में रहूंगा। जो आगे सम्राट। और तुम जानते हो ना, जब मैं लौटूं तो मुझे कैसा स्वागत चाहिए। आपको परिणाम मिल जाएगा सम्राट। सुना नहीं सेनापति जी, मुझे तुरंत चाणक्य के पास ले चलो। चलो। दाइमा, मैं चाहता हूं कि आप उस दास पर अपनी पैनी दृष्टि बनाए रखें। मैंने उसे चाणक्य का मुंह खोलने का दायित्व दिया है और मैं चाहता हूं कि उन दोनों के मध्य होने वाले वार्तालाप को आप पूरी तरह से जाने, एक एक शब्द का ज्ञान हो आपको। लेकिन सम्राट, वो चाणक्य तो कठोर कारावास में है। मैं वहां उस दास पर दृष्टि कैसे बनाए रख सकती हूँ? अगर मैं कारावास गई तो चाणक्य और वो दास दोनों ही सचेत हो जाएंगे। दाइमा, कई बार कान भी आंखों का काम करते हैं। जिस कारावास में चाणक्य है, उन दीवारों के कान है। आप उस कारावास के पास वाले कक्ष से उन दोनों के मध्य होने वाले वार्तालाप को सुन सकती हैं, क्योंकि उनमें से एक दीवार खोखली है। समझ गई सम्राट। आप चिंता ना करें, उस दास पर मेरी दृष्टि और कान दोनों ही बने रहे। एक बात और दाइमा, जैसे ही आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, आप सीधा मुझे संपर्क करेंगी। वो सूचना आप केवल मुझे देंगी और किसी को नहीं। जी सम्राट। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं धनानंद से आपका प्रतिकार अवश्य लूंगा। क्या हुआ दास? मैं यहाँ से अकेले जाना चाहता हूँ। आशा है कि चाणक्य से पूछताछ करने में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। कतई नहीं। आचार्य, आचार्य, मुझे क्षमा करें आचार्य। मेरे कारण आपको इतनी यातनाएं सहन करनी पड़ रही है, किंतु आप चिंता न करें आचार्य। मैं शीघ्र ही आपको यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। परिणाम चाहे जो भी हो, किंतु अपने कर्तव्यों से मैं एक और महान व्यक्ति को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। अभी कुछ क्षण पूर्व ही मैंने तिथिराज के शव को ले जाते हुए देखा था, किंतु वो मैं आपके साथ दोहराने नहीं दूंगा आचार्य। इससे पहले कि धनानंद आपके भाग्य में भी कोई ऐसी भयानक मृत्यु लिख दे, मैं आपको यहां से बाहर निकाल लूंगा आचार्य।
चंद्रगुप्त, आवेश में आकर की गई भूल को उन्हें आवेश में आकर और बढ़ाओ मत। कोई मूर्खता मत कर बैठना। यदि तुम वास्तविकता में मुझसे क्षमा चाहते हो तो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना। धनानंद से मगध को मुक्त करने के लिए तुम्हारा मगध के सिंहासन पर आसीन होना अत्यावश्यक है। सम्राट को ज्ञात ही नहीं उन्होंने आस्तीन में सांप पाला है। उनका सबसे प्रिय और विश्वास दास उनके विरुद्ध षड्यंत्र का मूल है। इतना तो मैं समझ गया हूँ आचार्य कि मैं और मेरा लक्ष्य दोनों ही आपकी सहायता के बिना अधूरे हैं। बस आप मुक्त हो जाइए, फिर हम सब कुछ पालेंगे। धनानंद 2 दिन के लिए पाटलिपुत्र से बाहर है और यही उचित समय है आपकी मुक्ति के लिए। धनानंद पाटलिपुत्र में नहीं। जिस धनानंद के लिए धन से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं, वो इतनी बड़ी धन हानि के पश्चात कहा जा सकता है। और क्यों? उसने किसी सैन्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। 15 जनपदों पर अधिपत्य प्राप्त करने हेतु वो वहीं गया है। किंतु आचार्य, इस समय मेरा लक्ष्य केवल आपको इस बंदी गृह की यात्रा से मुक्त कराना। नहीं चंद्रगुप्त, जब मातृभूमि आतताइयों की मुट्ठी में हो तो किसी चाणक्य, किसी चंद्रगुप्त के प्राणों का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि धनानंद सेल्यूकस की सहायता से उन 15 जनपदों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हो गया तो फिर 100 चंद्रगुप्त और 100 चाणक्य मिलकर भी कभी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मेरे शरीर के ये घाव तो भर जाएंगे चंद्रगुप्त, परंतु ये दोनों मिलकर मातृभूमि पर जो आघात करेंगे उससे मातृभूमि कभी उबर नहीं पाएगी। धनानंद और सेल्यूकस की मित्रता अखंड भारत की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा संकट है। इनके बीच की इस मित्रता में अविश्वास की दरार डालनी होगी चंद्रगुप्त। सेल्यूकस को किसी भी प्रकार अपनी ओर करना होगा। किंतु उनकी मित्रता तो अत्यंत घनिष्ठ है। दोनों शक्ति के लोभी हैं और जिनके चरित्र में यह विकार होता है चंद्रगुप्त, उनके सभी संबंध क्षणभंगुर होते हैं। दोनों की ये घनिष्ठ मित्रता केवल दिखावे का आडंबर है। भीतर ही भीतर दोनों एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना रखते हैं। तभी तो इतनी बड़ी धन हानि के उपरांत धनानंद ने ये युद्ध प्रशिक्षण शिविर लगाया है ताकि सेल्यूकस को यह संदेश भेज सके कि वो अब भी शक्तिशाली है। वो तो ठीक है आचार्य, किंतु यदि हमने इन दोनों के मध्य अविश्वास की खाई बढ़ा भी दी तो उससे होगा क्या? हम सेल्यूकस की सेना का उपयोग धनानंद के विरुद्ध करेंगे। धनानंद को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। महापूर्णिमा की क्रांति को सफल करेंगे हम। तो यही कारण था 2 बार चाणक्य को बंदी बनाकर लाए। धनानंद के साथ विश्वासघात करने का दंड तुम्हें दाई मां देगी। किंतु आचार्य, यदि हमने सेल्यूकस की सेना की सहायता ली तो फिर आपके अखंड भारत के स्वप्न पूर्ण कैसे होगा? फिर धनानंद के स्थान पर सेल्यूकस आ जाएगा और फिर वो हमारा शत्रु बन जाएगा। सर्वनाशे संयुत्पन्न अर्ध त्याज्यति पंडिता, अर्थात जो संकट की घड़ी में भी आधा बचा ले वही ज्ञानी होता है। सेल्यूकस हमारा मित्र केवल तब तक है चंद्रगुप्त जब तक धनानंद हमारा शत्रु है। धनानंद के अंत के पश्चात सभी जनपदों को भी एकत्रित करना होगा और सेल्यूकस को भारत की सीमा से खदेड़ देंगे और उसके पश्चात समस्त अखंड भारत का केवल एक शासक, एक सम्राट होगा, पीपली वन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य।
हमारा संदेह सही था। चंद्रगुप्त है पीपलीवान का राजकुमार, मूरा का पुत्र। इस षड्यंत्र की सूचना सम्राट तक पहुंचाने में एक क्षण का विलंब भी घातक होगा। सम्राट को तुरंत बताना चाहिए। कोई प्रहरी नहीं, कोई दूत नहीं। कहाँ चले गए सब लोग? कैसे पहुंचाऊं ये संदेश में? आज्ञा दे दाई माँ, किसी को संदेश पहुंचाना है। मुझे सम्राट से तुरंत मिलने की अनुमति चाहिए। अवश्य दाई माँ, मैं जानता हूँ वो किस शिविर में है। मैं तुरंत ही आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा। रुको, तुम नहीं, मैं किसी और से पहुंचवा दूं। दाई माँ, आप तो जानती है मैं राज्य का सबसे तीव्र दूत हूँ, मैं दे आऊंगा। होगे, लेकिन इस कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। कहाँ गए? एक भी दूत नहीं है, कहाँ चले गए? क्या हुआ माँ? आप बहुत व्याकुल दिख रही हैं। मुझे सम्राट तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है। मुझे एक दूत की आवश्यकता है। यदि ऐसा है तो मैं आपका संदेश स्वयं लेकर महाराज के पास जाऊंगा। हाँ। जैसे ही आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, आप सीधा मुझे संपर्क करेंगी। वो सूचना आप केवल मुझे देंगी और किसी को नहीं। नहीं। केवल सम्राट से इतना कहना कि मुझे उनसे शीघ्र अतिशीघ्र मिलना है, और यह सूचना उनके शिविर समाप्त होने तक नहीं रुक सकती। उन्हें तुरंत ही महल लौटना होगा, तुरंत। अवश्य। लो चंद्र, हो गया। इस लेप से आचार्य के घाव शीघ्र ही भर जाएंगे और उनकी पीड़ा भी कम होगी। इससे पूर्व कि कोई आए, इस औषधि को आचार्य के पास ले जाओ। ठीक है माँ। प्रणाम दाई माँ। मैं यहाँ से जा ही रहा था तो ये फैलाया हुआ सामान देखकर यहीं रुक गया। देखिए कितने बुरे पात्र बनाए इस दासी ने, और कितना काम भी फैला दिया है। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका। सम्राट को बहुत आशाएं हैं तुमसे, और उनकी सेवा में विफल होने वालों के साथ क्या करना है अच्छे से जानते हो तुम। इस कार्य में अगर और परिश्रम करने की आवश्यकता हो तो इस दास से मदद मांग ले। तुम्हारी मदद करने से ये कभी पीछे नहीं हटेगा। विश्वास है मुझे। मुझे और भी काम है, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम दाई माँ। चंद्र, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। शीघ्र करो तुम, मुझे आचार्य के पास जाना है। अमात्य की दी गई यातनाओं से वो बहुत पीड़ा में होंगे। चंद्र,
दाई माँ को सम्राट को कुछ विशेष संदेश पहुंचाना था, कुछ महत्वपूर्ण संदेश। और जब मैंने उन्हें कहा कि मैं उनका संदेश ले जाता हूँ तो उन्होंने मना कर दिया और भद्रसाल के हाथों वो संदेश भिजवा दिया। इतना ही नहीं चंद, उन्होंने भद्रसाल को लिखित संदेश ना देते हुए बस इतना ही कहा कि सम्राट को शीघ्र ही लौटने के लिए सूचित कर दिया जाए। उनके पास कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। चंद, तुम्हें यह सब संदेहास्पद प्रतीत नहीं होता? धूम, वो दाइमा है, वो इस प्रकार के कार्य करती ही रहती है, तुम इस पर ध्यान मत दो। अभी मुझे आचार्य के पास जाना होगा, उन्हें मेरी आवश्यकता है। इस लेप में पानी बहुत अधिक है। क्या करूं आचार्य, शीघ्रता में इस लेप को बनाया है। वो दाइमा है ना। क्या हुआ? अचानक दाइमा का विचार क्यों आ गया? उसके साथ समस्या क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। माँ मिट्टी के घड़ों को बना रही थी और दाइमा वहां आई और सारे मिट्टी के घड़ों को फोड़ दिया उसने। मेरी माँ के परिश्रम को व्यर्थ कर दिया उसने। और हाँ, वो सम्राट को कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना चाहती थी, किंतु उसने धूम को नहीं, भद्रसाल को भेजा। मुझे तो प्रतीत होता है कि मुझसे प्रतिकार लेने के लिए वो मेरे प्रियजनों को आहत करती है। दुष्ट कहीं की। नहीं चंद्रगुप्त, ये मात्र संयोग नहीं हो सकता। कहीं कुछ ऐसा अवश्य है जो हम देख नहीं पा रहे। कोई कड़ी है जिसे हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। अन्यथा दाइमा का यूं अचानक धनानंद तक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना मात्र संयोग नहीं हो सकता। ईश्वर, वो सब जानती है। कौन जानती है? दाइमा, वो सब जान गई है। इन दीवारों के कान है चंद्रगुप्त। यहाँ की ये दीवार खोखली है। अवश्य ही धनानंद ने उसे हम पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त किया होगा। वो सब जान गई है, तुम्हारे और मेरे विषय में, तुम्हारी मां मूरा के बारे में। तुम पीपलीवन के राजकुमार हो इस विषय में। सेल्यूकस को लेकर हमारी क्या योजना है इस विषय में भी, और तो और महापूर्णिमा की क्रांति के विषय में भी। अर्थात सब कुछ समाप्त? नहीं, अभी नहीं। यदि तुम उसे समय रहते रोक लो तो कदाचित अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जाओ चंद्रगुप्त, तुरंत जाओ। ठीक है। तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हें। मैंने सब सुन लिया है। मैं तुम्हारा सच जान चुकी हूं तुम्हारे इस महल में रहने के पीछे का मंतव्य। पीपलीवान के राजकुमार। राजकुमार? ये आप क्या कह रही हैं दाइमा? मैं तो एक दास हूं, केवल साधारण से दास। लगता है आपको कोई भ्रम हुआ है। किसी दाइमा मेरी बात तो सुनिए। एक शब्द और नहीं। बहुत हुआ तुम्हारा ढोंग।
तुमने अपने शब्दों के मायाजाल में सबको फंसाया है। तुमने सम्राट के साथ विश्वासघात किया है और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। दाइमा, मेरी बात तो सुनिए, आपको भ्रम हुआ है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। गलत अब तक समझा तुम्हें। संदेह तुम पर हमेशा से था, तुम पर और उस चंडालिनी मूरा पर। और सम्राट ने किसी निर्दोष को मृत्यु के घाट उतार दिया। किंतु अब तुम्हारे झूठ की आयु पूर्ण हुई। मैंने सम्राट को संदेश भिजवा दिया और वो वहां से निकल भी गए। तुम तो यही प्रार्थना कर रहे होगे ना, सम्राट कभी मगध में प्रवेश ही ना करे। किंतु ऐसा नहीं होगा, वो शीघ्र ही यहां होंगे और तुम सबकी चमड़ी उतार देंगे। दाइमा, आप मेरी बात समझे। रुक क्यों गए? शब्द नहीं है, ऐसा ही होता है। झूठ के पास ना तो पांव होते हैं और ना ही शब्द। इसीलिए पीपलीवान के महान क्रांतिकारी चंद्रगुप्त मौर्य इतने चिंतित दिख रहे। मैं चाहती हूं कि तुम्हें अपनी मृत्यु से पूर्व ऐसी यातनाएं मिले कि उसके आगे तुम्हें अपनी मृत्यु सरल लगे। तो आइए राजकुमार जी। दाइमा! दाइमा, मुझे तुरंत ही संकट का संदेश देना होगा। मेरा कंगन, मां का कंगन कहाँ गया? कहीं मेरा कंगन दाइमा के हाथों में तो नहीं चला गया? दास, जी राजकुमारी जी, क्या आप मुझे ही ढूंढ रही थी? हाँ, मेरा अर्थ है मैं शब्दों को ढूंढ रही थी। मैं कविता लिख रही हूँ ना, किंतु मेरी कविता एक पंक्ति पर आकर अटक गई है और कुछ सूझ ही नहीं रहा। क्या तुम मेरी सहायता कर दोगे कविता पूर्ण करने में? रुको, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। हर ओर है एक ही होड़, मिल जाए जीवन साथी किस मोड़। इससे पहले कि वो कंगन किसी और के हाथ में लगे, मुझे शीघ्र ही दाइमा के पास पहुंचना होगा। बताओ ना दास। और जीवन एक क्षणभंगुर है, मृत्यु नहीं है कोई तोड़। अद्भुत, मोड़ और तोड़। वाह दास, क्या संसार में है कोई ऐसा काम जो तुम नहीं कर सकते? अब मेरी कविता पूर्ण हुई है। अब मैं दाइमा को जाकर सुनाती हूँ। हाँ, ये घंटी तो तब बजती है जब राज परिवार में से किसी सदस्य की मृत्यु होती है। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि चंद्रगुप्त ने दाइमा नामक समस्या का समाधान ढूंढ लिया हो और ये घंटी उसी कारण बजी हो। दाइमा, हे भगवान!
चलो इनके शव को सीधा करते हैं। रुक जाओ। राजमाता की देह को ऐसे कोई पुरुष कैसे हाथ लगा सकता है? शिष्टाचार कहाँ है तुम्हारे? क्या संदेश देना चाहती हैं दाई माँ मुझे? ऐसा क्या विशेष है कि उन्होंने मुझे तुरंत बुलवाया? कहीं इसका संबंध दास और चाणक्य की वार्ता से तो नहीं, जिसे सुनने का दायित्व मैंने दाई माँ को सौंपा था? कहीं वो चाणक्य कोई नया षड्यंत्र तो नहीं रच रहा मेरे विरुद्ध? दाइमा के हाथ में मेरा कंगन नहीं है तो कहाँ गया? तनिक मार्गदर्शन प्रबेटी, हमें इनकी जांच करनी है। उठो। मैं निर्दोष हूँ माँ, मैंने इन्हें नहीं मारा। जानती हूँ, किंतु वो तो गई। अब भविष्य के लिए तुम्हें और सतर्क रहना होगा। धन्यवाद माँ। कुछ कहिए वैद्य जी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, अब मैं छोड़ के चली गई। माँ, तुम्हारा विश्वास उचित है शिप्रा। दाई माँ अभी जीवित है। क्या? शीघ्रता करो, दाई माँ को उपचार कक्ष में ले जाओ। यदि दाइमा को होश आ गया तो मेरा भेद तो खुल जाएगा। अब क्या करूं?